ओहे गाइस, हाय, वेलकम टू वेदांतु। आज का सेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए, है ना, फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को वन गो में हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। पहले हम पूरे चैप्टर का माइंड मैप देखेंगे, सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी, देन एंड में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब इस चैप्टर का वेटेज देखो, बोर्ड एग्जाम में 7 से 8 नंबर ये चैप्टर आपको आराम से दिलवा देगा, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस होंगे काफी बेसिक क्वेश्चन होते हैं, आसान होते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से रिपीटेडली सवाल आते हैं, है ना। जैसे आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के कुछ एग्जांपल्स हैं, है ना, जो काफी रिपीटेडली पेपर में पूछे गए हैं। या नॉमेनक्लेचर से जैसे एक क्वेश्चन देखने को मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, राइट। सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड का कॉन्सेप्ट लगाकर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पूछा जाता है फ्रॉम CFT। ओके तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। पूरा अच्छे से चैप्टर रिवाइज करेंगे मेरे साथ। मैं हूं शिल्पी कौशिक, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर वेदांतु पर। तो यार ध्यान देना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल सीधी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता क्या है, या फिर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी तुम इसे बुला सकते हो। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर तुमको एक सेंट्रल मेटल एटम दिखेगा। वो सेंट्रल मेटल एटम हो सकता है या फिर आयोन हो सकता है, यानी उस मेटल पे चार्ज 0 भी हो सकता है या कोई प्लस माइनस चार्ज हो सकता है ना, जो कि बॉन्डेड होगा एक फिक्स्ड नंबर ऑफ आयोन्स या मॉलिक्यूल से। इसका मतलब क्या है, जैसे एक एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे है, आपको सेंट्रल मेटल एटम दिखा है कोबाल्ट यहाँ पर, ठीक है। ओके, फिर उसके साथ लीगेंड जुड़ा हुआ है ना। लीगेंड क्या है यहाँ पर, NH3 देखकर अमोनिया लग रहा होगा, है ना। यहाँ पे हम इसे अमीन बुलाते हैं, ठीक है। अमीन आपको दिख रहा है, 6 अमीन है ना, लिगेंड का काम कर रहा है। और बाहर कोऑर्डिनेशन, जब ब्रैकेट तुमने बंद किया तो बाहर 3 पॉजिटिव चार्ज है। ये जो नीचे प्लस लिखा हुआ है ना, एक्चुअली ऊपर का नीचे आ गया यहाँ, तो वहां 3 प्लस चार्ज है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, ठीक है। तो यही जो तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम है या फिर आयोन है ना, और लिगेंड्स उससे अटैच्ड है, और ये दोनों चीजें एनक्लोज किए हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। जैसे ये मेटल है तुम्हारा, ये लिगेंड है, और ये डिब्बा बंद है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट के साथ ये पूरे एंटाइटी को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं इसे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बुलाते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब यहाँ पर ध्यान देना, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर तुम्हें दिखेगा एटम या आयोन, है ना, सेंट्रल एटम या आयोन, जो सराउंडेड है फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड्स के साथ एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में। तो ये जो सेंट्रल मेटल एटम और आयोन है, इसके एग्जांपल देखो स्क्रीन पे। जैसे इस कॉम्प्लेक्स में निकल तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम है ना, आयोन है बेसिकली, क्योंकि इस पे 2 प्लस चार्ज है। फिर कोबाल्ट है, आयरन है, लाइक दैट। ट्रांजिशन एलिमेंट से मिलेंगे यहाँ पर तुमको, ठीक है। अब ये चार्ज कैसे निकालते हैं वो आगे सिखाऊंगी, ठीक है। इन सारे कॉम्प्लेक्सेस पर आकर हम दोबारा चार्ज कैलकुलेशन मेटल आयोन पर सीखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले लिगेंड्स का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, देन विल कम बैक एंड इसको करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ देखो, जो सेंट्रल मेटल एटम या आयोन है वो ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये जो मेटल है ना, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। उस वेकेंट ऑर्बिटल के अंदर ये जो ट्रांजिशन मेटल्स है, तुमको पता है वेकेंट ऑर्बिटल्स है इनके पास, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं किसी दूसरी डोनर स्पीशीज से। वो डोनर स्पीशीज यहाँ पर लिगेंड कहलाती है। जैसे लिगेंड है तुम्हारे पास, लिगेंड के पास लोन पेयर होगा, और ये अपने लोन पेयर को इस मेटल के खाली ऑर्बिटल में देगा, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। तो ऐसे यहाँ पर इनकी बॉन्डिंग होती है। तो सेंट्रल मेटल एटम या आयोन ल्यूइस एसिड की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। और जो तुम्हारा लिगेंड है वो ल्यूइस बेस की तरह बिहेव करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो है, राइट। तो ऐसे करके तुम्हारे यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, ठीक है। तो लिखा हुआ है देखो, लिगेंड्स जो है ल्यूइस बेसेस होते हैं, क्योंकि ये डोनेट करते हैं लोन पेयर्स टू द सेंट्रल मेटल एटम। तो ये लिगेंड्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं तुम्हारे पास। सिंपल आयोन छोटे मोटे जैसे ब्रोमाइड, क्लोराइड, लाइक दैट, है ना, हो सकते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जैसे वाटर है ना, NH3 है, लाइक दैट। लार्जर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं ये, जैसे इथाइलिन डायमीन काफी फ्रिक्वेंटली पढ़ोगे। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो हम नहीं पढ़ते हैं तुम्हारे सिलेबस में, हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स एज ए लिगेंड तक नहीं जाते हैं, ठीक है।
ओके अब देखो एक काउंटर आयोन क्या होता है। काउंटर आयोन ये होगा जब जब भी तुमको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई आयोन मिले तो काउंटर आयोन होगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में तुम्हें हमेशा पॉजिटिव आयोन मिलेगा। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के राइट साइड में तुम्हें हमेशा नेगेटिव आयोन मिलेगा। ये काउंटर आयोन्स है। जो स्फीयर के बाहर आयोन है ना, ये काउंटर आयोन होता है। ये न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए डाला जाता है। जैसे मान लो तुम्हारे कॉम्प्लेक्स के ऊपर टोटल 2 प्लस चार्ज है, कॉम्प्लेक्स पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो बाहर मैंने Cl2 डाल दिया, 2 नेगेटिव चार्ज डाल दिया, तो वो न्यूट्रलिटी हो जाती है, बैलेंस। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो इन्होंने एग्जाम्पल लिया हुआ है मैं बताती हूँ K4 कैसे आया होगा, है ना। जैसे ये कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें आयरन है और साइनाइड तुम्हें मिलेगा। ठीक है, ओके 6, तो एक Cn पे -1 चार्ज होता है, तो 6 Cn पे माइनस का 6 चार्ज है। ठीक है, आयरन यहाँ पे +2 के अंदर पड़ा है, तो कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है, +2 -6 -4। तो उसको न्यूट्रल करने के लिए, कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रल करने के लिए हम 4 पोटेशियम डाल देते हैं बाहर से, ताकि ये न्यूट्रलिटी जो है मेंटेन हो जाए, लाइक दिस। ठीक है, तो ये काउंटर आयोन होते हैं। और जब भी तुम एक कॉम्प्लेक्स को, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है तुम्हारे पास, मान लो ऐसा है AMl6 टाइप करके कोई कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो जब भी तुम इसको पानी में डालोगे ना, तो ये हमेशा यहां से टूटता है, काउंटर आयोन अलग हो जाएगा, काउंटर आयोन A+, ये पूरा नेगेटिव, काउंटर आयोन अलग हो जाता है, अपना बचा हुआ पार्ट अलग हो जाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आयोन्स अलग अलग नहीं होते, मतलब इसको ऐसे मेटल को अलग, लिगेंड को अलग मत तोड़ना। इसको पानी में डालोगे तो Cn नेगेटिव नहीं मिलेगा, एक तो पोटेशियम आयोन्स का पार्ट मिलेगा और एक इस नेगेटिव आयोन, इस कॉम्प्लेक्स का पार्ट मिलेगा। तो ये जो काउंटर आयोन्स होते हैं ये आयोनाइजेबल होते हैं, तो मतलब जो भी तुम्हारे स्क्वायर ब्रैकेट की बाहर वैलेंसी होती है वो आयोनाइजेबल होती है। ठीक है, आयोन्स में ब्रेक कर सकती है वो आराम से। फिर बाद में कोऑर्डिनेशन नंबर आता है। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है तुम्हारे सेंट्रल मेटल एटम के लिए, हम डिफाइन करते हैं कितने सिग्मा बॉन्ड्स उसमें आपको मिलेंगे बिटवीन द लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में, टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर देगा। जैसे एग्जांपल देखो, कोबाल्ट में 6 अमीन के लिगेंड्स है, तो जाहिर सी बात है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा इधर। सेकंड में भी देखो 6 Cn लगे हुए हैं आयरन के साथ, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। यहाँ पे 4 है कार्बोनिल, तो 4 है, इधर 4 क्लोराइड है तो 4 है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट चीज आती है ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे निकालते हैं सेंट्रल मेटल एटम पे। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सेंट्रल मेटल एटम पे तुमको पूरा चार्ज देखना है, लिगेंड्स पे कितना चार्ज है, लिगेंड से कितना चार्ज आ रहा है, कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है, उस सबको ध्यान में रख के हम मेटल का जो है चार्ज निकालते हैं। ठीक है, जैसे तुम रेडॉक्स में पढ़ते हो, है ना, वैसा सही केस होता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ लिया है मैंने कॉम्प्लेक्स का, आयरन है उसके साथ 6 Cn है, बाहर 3 नेगेटिव है, मुझे आयरन पे चार्ज बताना है, या तो तुम x मान के ले लो, मान लो मैंने आयरन पे कितना चार्ज है उसको x मान लिया। ठीक है, ओके, प्लस 6 Cn लिगेंड है, एक Cn पे -1 होता है, तो 6 पे -6 होगा, है ना। अब इसको मैं बराबर कर दूंगी 0 के, नहीं, इसको बराबर करो जो कॉम्प्लेक्स पे ओवरऑल जितना चार्ज है। जैसे यहाँ पे 3 नेगेटिव चार्ज है, तो 3 नेगेटिव के बराबर कर दो, तो यहाँ से x कितना आएगा -3, वो माइनस का 6 उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा, तो x आएगा तुम्हारा प्लस का 3, है ना। तो आयरन में यहाँ पे प्लस का 3 है चार्ज। पीछे देखो कुछ कॉम्प्लेक्सेस दिखाए थे जो शुरू में, ये वाले, यहाँ पे देखो निकल पे कितना चार्ज है, मान लो x है ना। ये वाटर जो होता है ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, एक्वा, इधर से 0 आता है, एक Cl पे -1, तो 2 पे कितना, माइनस का 2, ओवरऑल चार्ज कितना कॉम्प्लेक्स पे 0, तो यहाँ देखो निकल पे प्लस का 2 निकला चार्ज, निकला ना, है ना। निकाल सकते हो ऐसे, सबके लिए कैलकुलेट कर लेना, इजी है, नॉट डिफिकल्ट। ओके जी, चलो तो फिर आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर के बाद हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस 2 तरीके के होते हैं, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक के अंदर होमो का मतलब ही क्या होता है, सेम, है ना, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, इतने से तुम्हें समझ आ जाएगा। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में मेटल जो होता है बाउंड होता है सिर्फ एक तरीके के डोनर ग्रुप से, एक ही तरीके का डोनर ग्रुप तुम्हें देखने को मिलेगा, एक ही टाइप का लीगेंड होगा। जैसे यहाँ पे सिर्फ अमीन लीगेंड क्रोमियम से जुड़े हुए हैं, तो ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। हेट्रोलेप्टिक में तुम्हें एक से ज्यादा लीगेंड देखने को मिलेंगे, जैसे अमीन भी है और
ब्रोमाइडो भी है यहाँ पर, है ना, लाइक दैट। ठीक है, फिर हमारा चार्ज के बेसिस पे कितने तरह के लीगेंस होते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं लीगेंस, पॉजिटिव भी होते हैं, यस, और नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, तो जो न्यूट्रल लीगेंड है, कार्बोनिल इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है, इथाइलिन डायमीन काफी यूज करोगे, एक्वा है, अमीन है, इनको ध्यान में रखना। मैंने बहुत अच्छे से नोट्स तुम्हारे लिए बनाए हैं यहाँ पर, ठीक है, प्रोवाइड करा दूंगी मैं नोट्स, अगर चाहिए पीडीएफ तो कमेंट कर देना और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ज्यादा बच्चे जुड़े चैनल से, है ना, और हम और चीजें तुम्हारे लिए प्लान कर पाए। ठीक है, चलो पॉजिटिव में देखो हाइड्राजीनियम है तुम्हारे पास, राइट, नेगेटिव में नाइट्रोनियम, सॉरी पॉजिटिव में नाइट्रोनियम ही है, नाइट्रोसोनियम है, तो ये कुछ पॉजिटिव लीगेंड देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा तो नहीं दिखेंगे तुम्हें ये कॉम्प्लेक्सेस में, बट स्टिल मिल जाते हैं। नेगेटिव काफी फ्रिक्वेंटली तुम्हें नेगेटिव और न्यूट्रल देखने को मिलते रहेंगे, है ना, तो तुम्हारा क्लोराइडो, सैनाइडो, ब्रोमाइडो, हाइड्रोक्सो, कार्बोनेटो, थायोसाइनेटो, ये सब तुम्हारे एग्जाम्पल है नेगेटिव लीगेंस के। ठीक है, ओके अब डेंटिसिटी देखो, लीगेंस इतने सारे हैं तो लीगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है मेटल को, उसके बेसिस पे हमने अलग अलग क्लास बना दी है हमारे लीगेंस की। जैसे मोनोडेंटेट लीगेंस हैं, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट। ठीक है, सो डेंटिसिटी के आधार पर हमने किया है। मोनोडेंटेट में एक डोनर एटम होता है तुम्हारे पास, दैट इज दे प्रोवाइड वन इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन, है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। एग्जाम्पल्स अटैच कर दे, लाइक एफ नेगेटिव फ्लोराइडो देखते हो, फ्लोराइडो हेलोजेंस के ग्रुप से जो है ये एक डोनर एटम होता है इनके पास, सो दे हैव वन डोनर एटम, तो दे प्रोवाइड ओनली वन इलेक्ट्रॉन पेयर, तो मोनो में आते हैं। ठीक है, फिर बाइडेंटेट में तुम्हारा इथाइलिन डायमीन आएगा, दो डोनर एटम है, देखो दो नाइट्रोजन, पेपर में वो डोनेटिंग साइट्स भी पूछ लेता है तो तुमको वो भी ध्यान रखना है। ऑक्सिलेट है तुम्हारे पास, लाइक दैट। ठीक है, ट्राइडेंटेट होते हैं जहां पे तीन डोनर एटम्स होते हैं, जैसे डाई इथाइलिन ट्राइअमीन, लाइक दैट। ठीक है, फिर टेट्राडेंटेट है, इनके पास तीन डोनर एटम होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं यूज करोगे इसको। ठीक है, देन यू हैव टेट्राडेंटेट का अनदर एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे तीन ऑक्सीजन की साइट्स है और एक नाइट्रोजन की साइट है, लाइक दैट। ठीक है, पेंटाडेंटेट में EDTA 3 नेगेटिव होता है, यहाँ पे इथाइलिन डायमीन ट्राई एसीटेट आयन होता है। तो देखो सारी डोनेटिंग साइट्स को डायग्राम में दिखाया गया है, एक O है, यहाँ से भी O है, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ भी O, सो तीन तो O नेगेटिव की साइट्स है और दो नाइट्रोजन की है, ऐसे पेंटाडेंटेट हो गया। ठीक है, फिर हेक्साडेंटेट है तुम्हारे पास, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन, इधर देखो कितनी है, 6 है साइट्स, है ना, 6 डोनर एटम्स है। सो ऐसे इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। फिर एम्बीडेंटेट लीगेंड्स होते हैं, एम्बीडेंटेट में तुम्हें मिलेगा एक से ज्यादा डोनर साइट्स, है ना, डोनर साइट तो एक से ज्यादा होगी बट एक टाइम पे एक ही डोनर साइट यूज होगी। ठीक है, अ लीगेंड दैट मे हैव मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर साइट बट एट अ टाइम ओनली वन काइंड ऑफ साइट इज यूटिलाइज्ड फॉर डोनेशन, है ना, डोनेशन के लिए एक टाइम पे एक ही साइट को यूज किया जाएगा, वो तुम्हारा एम्बीडेंटेट लीगेंड है। ठीक है, एग्जाम्पल है, जैसे देखो यहाँ पर CN कार्बन के थ्रू या फिर नाइट्रोजन के थ्रू भी हो सकता है, ये isn't it? इधर से लोन पेयर है वहां से। ठीक है, लाइक दैट। चलो एग्जाम्पल मैम ने अटैच कर दिए हैं सब कुछ ताकि फुली फ्लेजेड नोट्स मिले। ये सेशन है हम एक बार क्विक रिवीजन चैप्टर का करें, वो हमारा पर्पस है, राइट। तो ध्यान देना प्लीज। नेमिंग कैसे करेंगे अब हम लीगेंड्स की, कैटाइनिक लीगेंड्स होते हैं उनको EM से हम एंड करते हैं हमेशा। IUPAC नेमिंग करोगे तो इन बातों का ध्यान रखना है, जरूर सवाल आता है पेपर में यहाँ से। ठीक है, कैटाइनिक लीगेंड्स को EM से एंड करना है तुमको, राइट, जैसे हाइड्राजीनियम, नाइट्रोसीलियम। न्यूट्रल लीगेंड्स के लिए कोई स्पेशल हम सफिक्स नहीं लगाते हैं, जो उनका नाम है वैसे ही रहता है, जैसे एक्वा, अमीन, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं तुम्हारी रेफरेंस के लिए, तो न्यूट्रल का चेंज नहीं करना होता। एनायनिक लीगेंड्स का नाम बिगाड़ के O लगा दिया जाता है पीछे, जैसे नाइट्रेटो, एसिटेटो, कार्बोनेटो, है ना, लाइक दैट। सो ध्यान रखना इन चीजों को, राइट। ये थोड़ा सा इस पार्ट को हटा लो। एनायनिक लीगेंड्स वाला जो होता है ना, जहां पे कार्बन डोनर एटम होता है, वहां पे उनका नाम नहीं बिगाड़ना होता। ठीक है,
चलो, मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम नाम कैसे देंगे, लिगेंड को नाम देने के कुछ पॉइंट्स थे जो तुम्हें ध्यान में रखना है। तो अब रूल्स तुम्हारे शुरू होते हैं। भाई रूल्स को ध्यान देना, पेपर में सवाल आता है यहाँ से। पहला रूल बोलता है कि कैटायन को सबसे पहले नाम दिया जाता है। शुभ काम की शुरुआत पॉजिटिव चीजों से करते हैं। तो तुम्हारा कैसा भी कॉम्प्लेक्स हो, पॉजिटिवली चार्ज्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो कि नेगेटिव हो, जो भी पॉजिटिव आयन है पहले उसका नाम रखा जाएगा। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव आयन पोटेशियम है तो पोटेशियम से शुरू किया। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, कॉम्प्लेक्स पे 2+ चार्ज है ना, Cl तो नेगेटिव है, तो पहले कॉम्प्लेक्स का नाम देंगे। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट इज नेम ऑफ लिगेंड इज लिस्टेड बिफोर द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो बिल्कुल सही बात है, जो भी तुम्हारे लिगेंड का नाम होता है पहले उसको दिया जाता है ना, लिगेंड का नाम पहले रखा जाता है सेंट्रल एटम के नाम से, राइट। और अगर मल्टीपल लिगेंड्स हैं, अब आप बोलोगे मैम बहुत सारे लिगेंड्स होंगे तो क्या करेंगे, तो अल्फाबेटिकल मूव करोगे। जैसे यहाँ पर देखो अमीन भी लिगेंड है, ब्रोमो भी है, क्लोरो भी है ना, फिर तुम्हें मिथाइल अमीन भी दिख रहा है, तो हम अल्फाबेटिकली जाएंगे। जैसे अमीन ए सबसे पहले आता है, फिर ब्रोमाइडो का बी आता है, फिर क्लोराइडो का सी आता है, फिर मिथाइल का एम आता है। तो ये मैंने कैपिटल्स में तो वैसे दिखाए हैं तुमको हाईलाइट करने के लिए, तुम स्मॉल में ही लिखना, ठीक है। सिर्फ अमीन का ए कैपिटल आएगा, राइट, ध्यान रखना। चलिए, द नेक्स्ट इज, अगर तुमको एक से ज्यादा है ना लीगेंड, जैसे वन काइंड ऑफ लीगेंड मल्टीपल मिल गए तुमको, तो जैसे 6 CN के लीगेंड्स हैं, तो तुम प्रीफिक्सेस लगाते हो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, लाइक दैट, ठीक है। अगर मान लो लीगेंड के नाम में पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा आता है, तो उनके लिए हम फिर ऐसी टर्म्स यूज करते हैं प्रीफिक्स में, बिस। अगर 2 आगे तो बिस, 3 आगे तो ट्रिस, 4 आगे तो टेट्रा किस, लाइक दैट। ओके, लास्ट पॉइंट, एनाइनिक कॉम्प्लेक्सेस के लिए मेटल को हमेशा 8 से लिखा जाता है, मेटल के पीछे हमेशा 8 आता है। वैसे तो मेटल पार्ट के लिए EM लगा देते हो तुम यूजुअली, है ना, बट अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कभी नेगेटिव है तो मेटल में पीछे 8 तुम्हें जोड़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ हम नाम कैसे देंगे, पोटेशियम लिखा पहले कैटायनिक पार्ट, फिर हेक्सा सैनाइडो लिगेंड लिखा, फिर लास्ट में मेटल क्या है, आयरन है ना, तो मैं लिखूं फेरिक आयन, या जो भी तुम जब लिखते हो है ना, तो यहाँ पर तुम्हें फेरेट लिखना पड़ेगा। फेरेट 8 क्यों आया, क्योंकि ये देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर तुम्हारा नेगेटिव है, यस, 4 पॉजिटिव है ना बाहर, तो इस स्फीयर पे 4 नेगेटिव होगा, तो एनाइनिक है तो 8 लिखना है तुम्हें, ठीक है। और इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 2 होगा आयरन पे, लाइक दैट, कर सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। फिर आती है वर्नर्स थ्योरी। तो वर्नर अपनी थ्योरी में बोलते हैं कि भाई देखो मैंने बहुत काम किया एक्सपेरिमेंटली, राइट, मैंने प्रिपेयर किए हैं लार्ज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और उनकी फिजिकल और केमिकल बिहेवियर को स्टडी किया है एक्सपेरिमेंटली, और मैं एक नया कॉन्सेप्ट देता हूं तुम्हें, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का, ठीक है। हमने बोला ये क्या है भाई प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी, तो ऐसा कुछ उनका एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने बोला कि मैंने एक्सपेरिमेंट लिया, ठीक है, 1 मोल, जैसे आपको दिया एक कॉम्प्लेक्स आपने ट्रीट किया सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस में लेकर, तो आपको 3 मोल सिल्वर क्लोराइड के मिल गए प्रेसिपिटेट, है ना। ये कॉम्प्लेक्स लेने पे 2 मोल प्रेसिपिटेट मिले सिल्वर क्लोराइड के, इस कॉम्प्लेक्स के साथ 1 मोल मिला, और इस कॉम्प्लेक्स के साथ कोई पीपीटी नहीं मिला। तो वो कहते हैं कि भाई इस डेटा से ना तुम कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बता सकते हो, मतलब तुम बता सकते हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को देखकर उसके अंदर कितने लिगेंड्स हैं, बाहर कितने लिगेंड्स हैं। तो ये वर्नर ने अपने थ्योरी में ठीक है बताया। तो आप फॉर्मूला बना सकते हो, मतलब स्फीयर का एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर दे सकते हो इस एक्सपेरिमेंट से। देखो मैम ने तुम्हें पहले भी बताया था कि जो भी आयन बाहर की तरफ होता है, जो भी आयन कॉम्प्लेक्स के बाहर होता है, चाहे लेफ्ट में हो या फिर वो राइट में हो, है ना, तो वो वाली वैलेंसी हमेशा आयोनाइजेबल होती है, मतलब पानी में डालोगे तो वो प्लस और माइनस में टूट जाता है, प्लस और माइनस में टूट जाएगा, है ना, आयन अलग हो जाएगा, यही बात थी। तो इसी पॉइंट को हम ध्यान में रखते हैं, ठीक है। जैसे तुमने कोई कॉम्प्लेक्स लिया यहाँ पर COCl3 6
अमीन है ना। तुम्हें मिला जब तुमने सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट किया एक्सेस में, तो 3 मोल सिल्वर क्लोराइड के मिले। अब 3 मोल सिल्वर क्लोराइड तो यार तभी मिलेगा ना जब 3 क्लोराइड आयोन्स फ्री हुए होंगे। जब कॉम्प्लेक्स से तुम्हें 3 Cl नेगेटिव मिले होंगे। वो कब मिलेगा? जब 3 Cl तुम्हें बाहर मिलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर Cl होता तो वो आयोनाइज नहीं करता। ये 3 Cl बाहर रहे होंगे, इसको तोड़ने पे 3 क्लोराइड आयॉन्स और कॉम्प्लेक्स मिला होगा, है ना। तो ये 3 Cl नेगेटिव सिल्वर आयॉन के साथ मिलके इन्होंने 3 मोल सिल्वर क्लोराइड दिया होगा। तो फॉर्मूला से पता चला 3 Cl बाहर आएंगे। अब ऐसे ही 5, यहाँ पर देखो 5 अमीन है और 3 Cl है। इस केस के लिए 2 मोल सिल्वर क्लोराइड मिला, तो जाहिर सी बात है सिर्फ 2 ही क्लोरीन के एटम्स तुमको बाहर मिलेंगे। समझ रहे हो? 5 अमीन के साथ 1 Cl अंदर होगा कॉम्प्लेक्स के और 2 Cl बाहर होंगे। 2 Cl नेगेटिव आयोनाइजेबल होंगे, तभी तो 2 मोल सिल्वर क्लोराइड बने, है ना। तो ऐसे करके उन्होंने बताया था कि आप सोल्यूशन की कंडक्टिविटी भी बता सकते हो, है ना, इलेक्ट्रोलाइट किस रेशो में वो मिल रहे हैं तुम्हें। और यहाँ से उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी का। ठीक है, ये कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल 2 तरीके की लिंकेजेस या वैलेंसी दिखाता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल, है ना, जो डिब्बे के बाहर होती है, जो स्फीयर के बाहर होती है, जैसे यहाँ पे ये प्राइमरी वैलेंसी है। सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइजेबल नहीं होती, जो डिब्बे के अंदर होती है वो आयनाइजेबल नहीं होती है। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी से कोऑर्डिनेशन नंबर पता चलता है। यहाँ पे ठीक कर लो, प्राइमरी वैलेंसी 2, क्योंकि 2 Cl नेगेटिव है बाहर। ठीक है, ये था सारा वर्नर्स थ्योरी में। नेक्स्ट आती है वीबीटी। तो वीबीटी में हम बात करते हैं सेंट्रल मेटल एटम या आयन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन को ले सकता है लिगेंड्स के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला फॉर्मेशन होता है कॉम्प्लेक्स का, है ना, एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें रिएक्शन होगा ल्यूइस बेस लिगेंड और ल्यूइस एसिड, जो मेटल एक्सेप्ट कर रहा है ना, कैसे बॉन्ड से? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर वीबीटी के हिसाब से देखो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में 2 तरीके की हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल सकती है, sp3 और dsp2। sp3 होगा तो कैसा ज्योमेट्री होगा? टेट्राहेड्रल। dsp2 होता है तो स्क्वायर प्लेनर होता है। ठीक है, अगर 5 है कोऑर्डिनेशन नंबर तो सिर्फ sp3d देखने को मिलता है, दैट इज tbp। जैसे केमिकल बॉन्डिंग में करते हो वही चीज है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो तुम्हें 2 तरीके की हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी, sp3d2 या d2sp3। दोनों में ज्योमेट्री कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल होगी। ठीक है, आसान है। तो ये सिंपल चीज है, ये तुम्हें पता है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ कॉम्प्लेक्स में वो पैरामैग्नेटिक होगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ तो डायमैग्नेटिक होगा, है ना। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स किया जा सकता है पेयर अप करने के लिए, है ना, जो कि हुन्स रूल के खिलाफ है। आपको पता है हुन्स रूल तो बोलता है कि भाई जब तक खाली डिब्बे हैं, एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा पहले। जब तक खाली डिब्बे होते हैं सिंगली ऑक्यूपाई होता है इलेक्ट्रॉन, है ना, ऑर्बिटल को करता है। जब हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है उसके बाद ही पेयरिंग शुरू होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया ना तो वो इवन दो ऑर्बिटल्स खाली होंगे तब भी वो पेयरिंग करा देता है। ठीक है, तो ऐसा हम देखेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तुम्हें ये 2 मैम ने बताया है, sp3d2 जब बाहर वाले d ऑर्बिटल यूज होते हैं nd, है ना, और d2sp3 में पेनल्टीमेट वाले d, अंदर वाले d ऑर्बिटल यूज होते हैं n-1d, है ना। बाहर वाले d से आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, अंदर वाले d से इनर ऑर्बिटल बनता है। इनर वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का। ठीक है, तो ध्यान देना, जैसे एक कॉम्प्लेक्स है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फ्लोरीन, अब मैं तुम्हें बताऊंगी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड का कॉन्सेप्ट। तो ये जो तुम्हारे Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, F नेगेटिव, यूजुअली ये वीक फील्ड लिगेंड का ही काम करते हैं, ये पेयरिंग नहीं करा पाते। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कैसे निकाला? X मान लो, एक फ्लोरीन का -1 है तो 6 का -6 है, इसको बराबर करो -3 के, यहाँ से x की वैल्यू +3 आएगी, है ना। ये कोबाल्ट की न्यूट्रल स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन है, +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए यहाँ से, राइट। तो तुम्हारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन बचेगी। ठीक है, 3 कैसे निकाले? देखो 2 यहाँ से निकाला और एक ये 3d का निकाल दिया, है ना।
तो ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहाँ पर लिगेंड कैसा है, वीक फील्ड, क्या वो पेयरिंग कराएगा, नहीं, पेयरिंग नहीं कराई इलेक्ट्रॉन्स की, तो अंदर वाला डी खाली नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, लिगेंड बाहर वाले में आएंगे, बाहर का एक एस यूज होएगा, 3p और एक डी, और दूसरा भी अगर तुम देखोगे है ना, दूसरा डी भी बाहर वाला यूज होगा। तो देखो यहाँ पर ये रहा 4d है ना, यहाँ क्या है 4s, एक 4s यूज हो गए, 3 4p और 2 4d, तो यहाँ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन तुम्हें मिली है ना। तो यही वाला जो कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, बिल्कुल थे, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, आउटर ऑर्बिटल जो होते हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स तुम बोलो। अब एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ ले लो, देखो अमीन यहाँ पे जब मेटल 3+ चार्ज में है तो अमीन तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कोबाल्ट 3+ में यहाँ है, अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी, है ना, पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर पेयरिंग होती है, तुम्हारा 2d खाली हो जाते हैं, एक s और 3p, d2sp3 बनता है यहाँ पर। ठीक है, d2sp3 बनने की वजह से अब तुम देखोगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है अंदर कोई भी, है ना, तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक बन जाता है और लो स्पिन कहलाएगा क्योंकि अंदर के d को हमने यूज किया है। ठीक है, तो ये वाली चीज होती है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। बिल्कुल यही सिनेरियो तुम लोग लगा सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए भी, है ना। 4 में भी ऐसे ही, जैसे यहाँ पर ये वीक फील्ड लिगेंड का काम करेगा, तो बाहर वाला S और sp3 यूज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, sp3 बनेगा, अंदर का D खाली नहीं था, dsp2 नहीं बनेगा, यानी टेट्राहेड्रल रहेगी ज्योमेट्री, है ना। खाली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था तो पैरामैग्नेटिक हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी। अगर तुम देखोगे पेयरिंग होने की वजह से एक डी खाली हो जाएगा अंदर वाला, है ना, तो dsp2 बनेगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ओके, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, इजी है। चलिए आगे चलते हैं, CFT की बात करते हैं। तो CFT हमें बोलता है कि भाई देखो, मैं तो मेटल और लिगेंड के इंटरेक्शन को प्योर आयनिक मानती हूँ। CFT तो कहता है मेटल लिगेंड का बॉन्ड आयोनिक है, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होती है। देखो लिगेंड्स के से मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया जा रहा है, ऐसा CFT बोलती है, राइट। और ये बोलती है लिगेंड को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करो। पॉइंट चार्ज मतलब स्पेस में कोई भी चार्ज पार्टिकल, छोटा जैसे मैंने लिख दिया पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, चार्ज पार्टिकल, लाइक दैट। इन केस ऑफ एनायंस, एनायंस के केस में है ना पॉइंट चार्जेस, या फिर डाइपोल्स की तरह अगर वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं तो छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस या डाइपोल की तरह वो लिगेंड को कंसीडर करती है, स्फेरिकली जो अरेंज्ड है। ठीक है, ओके। अब ये बोलती है क्योंकि मेटल लिगेंड बॉन्ड आयोनिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, तो उधर अट्रैक्शन और रिपल्शन लग रहा है। अब हम डिस्कस करें अट्रैक्शन क्यों है। अट्रैक्शन इसीलिए है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन क्यों है, क्योंकि मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं और बाइटल में लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब मेटल और लिगेंड अप्रोच करते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होना शुरू होता है। तो दोनों तरीके का इंटरेक्शन है यहाँ पर, जब मेटल लिगेंड अप्रोच करते हैं तो वहां अट्रैक्शन भी है और रिपल्शन भी है ना। अब ये लिगेंड जब मेटल को अप्रोच करता है, मेटल आयन को जब लिगेंड अप्रोच करता है, तो एनर्जी जो d ऑर्बिटल की होती है, मेटल के d की एनर्जी में इंक्रीज आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पॉस्टुलेट्स भी, जो 5d ऑर्बिटल है शुरू में वो डीजेनरेट होते हैं, उनकी सेम एनर्जी होती है। ठीक है, जब लिगेंड दूर से आता है, मान लो लिगेंड इंफिनिटी से अप्रोच कर रहा है, तो उसकी फील्ड कैसी है, स्फेरिकल फील्ड है ना। तो बहुत ज्यादा दूर से जब तुम्हारा मेटल अप्रोच करता है तो सारे डी ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि सबको इक्वल इंटरैक्शन फील होता है। दूर से सिमेट्रिकल फील लगती है लिगेंड्स की, है ना। हर डी ऑर्बिटल को, सारे डी ऑर्बिटल्स को लगता है सेम तरह का इंटरैक्शन लिगेंड की तरफ से, तो सबकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब जैसे जैसे लिगेंड पास आना शुरू होता है तो मेटल के डी ऑर्बिटल देखते हैं, यार ये लिगेंड तो स्फेरिकली नहीं आया, सिमेट्रिकल फील नहीं लग रही, है ना, वहां पर डिफरेंस आता है।
सो डिफरेंस आता है डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी में, क्योंकि लिगेंड कहाँ से अप्रोच करता है वो मायने रखता है, ठीक है। तो वो समझने से पहले एक बार डी ऑर्बिटल के शेप को रिवाइज कर लो। तो मेटल के डी ऑर्बिटल्स हैं तुम्हारे पास, 3 तो नॉन एक्सियल होते हैं, डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। नॉन एक्सियल मतलब ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर तुम देखो तो बिटवीन द एक्सिस है ना। क्या भयंकर बनाया मैम ने ये स्लिप हो गया पेन, ठीक है। बिटवीन, जैसे यहाँ पर देखो ये लोब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखा रहा है, इजंट इट। तो बिटवीन द एक्सिस जब होते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। और एक्सियल भी है दो तुम्हारे पास, डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये अलोंग द एक्सिस होते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड होती है, लाइक दैट, है ना। अब यहाँ पर होती कैसे है स्प्लिटिंग, इसको ध्यान देना, ठीक है। देखो यहाँ पर नोट्स में प्रोवाइड कराऊंगी। ये शुरू में तुम्हारे फ्री मेटल एटम के 5 के 5 डी ऑर्बिटल्स है। तो अभी क्या सीन है, अभी स्फेरिकली लिगेंड ने अप्रोच किया, अभी इंफिनिटी पे है लिगेंड, ऐसा लग रहा है सबको बराबर की फील्ड आई, तो सबकी एनर्जी बढ़ गई, सबको इक्वल इंटरैक्शन महसूस हुआ, ठीक है। तो 5 के 5 डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज हो गई। अब अगर ऑक्टा, हमने देखा कि यार लिगेंड तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की हम बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड अलोंग द एक्सिस आते हैं। कैसे आते हैं, अलोंग। देखो यहाँ पर इन octahedral complex ligand approaches the metal through 3 axes, यानी along the axis approach होता है, जिसकी वजह से axial orbitals जो होते हैं उनको ज्यादा repulsion फील होती है और उनकी एनर्जी ज्यादा रेज हो जाती है। नॉन एक्सियल वाले होते हैं बिटवीन द एक्सिस, उनकी एनर्जी कम हो जाती है, उनको कम एनर्जी फील हुई होती है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये 5 के 5 डी थे, है ना। यहाँ पर ये जो नॉन एक्सियल वाले डी थे, ये नॉन एक्सियल वाले नीचे चले गए, इनको कम रिपल्शन लगी, और ये ऊपर कौन उठ गए, एक्सियल वाले, है ना। एक्सियल वालों को ज्यादा एनर्जी मिली तो ऊपर उठ गए। ये बीच में है जो पॉइंट होता है, दिस इज द बैरी सेंटर, है ना। तो ये जितना डेल्टा नॉट जो है ये एनर्जी का सेपरेशन होता है जो स्प्लिटिंग की वजह से कॉज हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना जब स्प्लिटिंग होती है ऑक्टाहेड्रल में तो हमें 3 ऑर्बिटल मिलते हैं लो एनर्जी के, जिनको हम T2G सेट बुलाते हैं। 2 ऑर्बिटल मिलते हैं हाई एनर्जी के, जिनको हम EG सेट बुलाते हैं, ठीक है। ये जो स्प्लिटिंग होती है डीजेनरेट लेवल्स की क्यों होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स इन अ डेफिनेट ज्योमेट्री। इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, है ना। ये स्प्लिटिंग जो हुई है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो एनर्जी सेपरेशन जो है इसको हम डेल्टा नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसको ध्यान रखना कि टेट्राहेड्रल में क्या होता है। यहाँ पे देखो एनर्जी ऑफ 2 EG ऑर्बिटल कितने से इंक्रीज करता है, 3/5, है ना। और 3 T2G का डिक्रीज होता है 2/5 डेल्टा नॉट से, राइट। अब इस सीरीज को ध्यान में रखना, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तुम्हें लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ बताता है। एग्जैक्ट रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, जो कार्बन वाले और नाइट्रोजन वाले लिगेंड्स है वो सबसे आगे हैं, है ना। ये हेलोजेंस वाले पीछे हैं काफी ज्यादा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इसको, ओके। यूज करोगे काफी ज्यादा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन को फिल कर सकते हो ऑक्टाहेड्रल में, पेपर में क्वेश्चन पूछता है। तो देखो डिपेंड करता है कि किस तरीके का लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, बट सारी कॉन्फ़िगरेशन में नहीं। जब भी तुम D1 कॉम्प्लेक्स लो, D2 लो या D3 लो, D1 D2 D3 की फिलिंग करोगे तो लिगेंड का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, लिगेंड कैसा है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पे हमेशा नीचे ही इलेक्ट्रॉन आएगा। देखो एक इलेक्ट्रॉन है T2G में आएगा, 2 है दूसरा भी तो यही आएगा यार, पहले तो लो एनर्जी में जाएगा ना, तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो भी यहीं जाएगा, है ना। अब लिगेंड का इंपैक्ट शुरू होता है जब तुम्हारे पास D4 आ जाए। अब ये तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन तो T2G में आ गए, अब 4th इलेक्ट्रॉन के पास 2 चीजें हैं, या तो वो EG में जाए या फिर वो यहाँ पर पेयरिंग कर ले, मतलब या तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाए T2G4 या फिर कॉन्फ़िगरेशन हो जाए T2G3 EG1, है ना। तो ये डिपेंड करता है अब पेयरिंग एनर्जी और CFSE, है ना, एनर्जी में क्या रिलेशन है। तो ध्यान रखो D4 के लिए अगर वीक फील्ड लिगेंड होता है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो चीजें बदल जाती हैं। अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो वहां पर क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड क्रिएट्स लेस स्प्लिटिंग। वीक फील्ड लिगेंड में जो स्प्लिटिंग हुई है ना डी की, वो गैप कम होगा, ये जो गैप है ना वो कम होता है,
यानी इलेक्ट्रॉन का ऊपर जाना आसान होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराना। पेयरिंग कराने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन T2G में ना आकर Eg में चलाता जाता है क्योंकि गैप कम है। गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन कूद जाता है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में ना ये जो गैप होता है ज्यादा होता है, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन को ऊपर कूदाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। यहाँ पर देखो डेल्टा नॉट का गैप बहुत ज्यादा है, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर ना जाके पेयर करना पसंद करता है। कहाँ? पेयर करना पसंद करता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखा करो। ठीक है, टेट्राहेड्रल में क्या होता है? टेट्राहेड्रल के अंदर डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग उल्टी होती है ऑक्टाहेड्रल से। यहाँ पे क्योंकि बिटवीन द एक्सिस अप्रोच होता है लिगेंड का, अलोंग द एक्सिस नहीं होता, इसीलिए जो तुम्हारे नॉन एक्सियल है उनको ज्यादा एनर्जी फील, रिपल्शन फील होती है, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, नॉन एक्सियल वालों की नीचे आ जाती है। ठीक है, इजी है। और यहाँ पे जी नहीं यूज करते, T2G नहीं लिखते, EG नहीं लिखते, है ना। जी यूज होता है जब वहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है उस ज्योमेट्री में। टेट्राहेड्रल में कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, तो यहाँ पे T2E ऐसे करके हम डिनोट करते हैं, पढ़ा भी होगा तुमने। ठीक है, लाइक दैट। चलिए, नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। आइसोमेरिज्म से भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, है ना। तो पहले स्ट्रक्चरल के इंपॉर्टेंट टाइप्स देखते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे स्टीरियो करने के बाद, है ना। पहला टाइप है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसके अंदर जो तुम्हारा काउंटर आयोन है कॉम्प्लेक्स में, है ना, कॉम्प्लेक्स में जैसे बाहर कोई आयोन है वही मेन लिगेंड की तरह भी बन सकता है। जैसे यहाँ पर देखो, अगर सल्फेट बाहर चला जाए और ये ब्रोमाइड अंदर आ जाए, तो तुम्हारा जो लाइक काउंटर आयोन है वो पोटेंशियल लिगेंड बन सकता है ना, एंड वाइस वर्सा, ऐसा हो सकता है। तो अंदर बाहर ये कर लेते हैं ऐसे, वो कहता है अरे तू साइड लिगेंड है, चल अब अंदर आ जा, मेन लिगेंड बन जा। तो काउंटर आयोन था, अब थोड़ा मजा मेन लिगेंड बन के ले ले, मैं थोड़ा बाहर एंजॉय कर लेता हूँ, है ना, लाइक दैट। तो ऐसा कर सकते हैं। जैसे दिस Br ब्रोमाइड कैन एक्ट एज पोटेंशियल लिगेंड। देखो लिगेंड काउंटर आयोन बन गया आफ्टर डिस्प्लेसमेंट, ऐसा होता है। ठीक है, फिर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म बोलते हैं इसे। ये क्यों होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना। अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर तुम्हें देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ अंदर 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, बाहर 2 हैं। अब क्या हुआ, तुमने बाहर 1 कर दिया, अंदर 5 कर दिया, ऐसे डिफरेंट नंबर होगा। या यहाँ पर देख लो, 1 वाटर अब अंदर आ गया, है ना, यहाँ 1 है, इधर आ गया, ऐसे देखने को मिलेगा। कोऑर्डिनेशन में तुम्हें दिखेगा इंटरचेंज लिगेंड्स का हो जाता है कैटायनिक और एनायनिक एंटाइटीज में। यहाँ पे क्रोमियम के साथ अमीन जुड़ा हुआ है, ये पेपर में पूछ चुका है इनके ऊपर क्वेश्चन, है ना। यहाँ क्रोमियम के साथ अमीन है, कोबाल्ट के साथ सैनाइडो है, इधर उल्टा हो गया देखो, है ना। तो तुमने इंटरचेंज कर दिया अगर लिगेंड्स के कोऑर्डिनेशन, है ना, कॉम्प्लेक्स के अंदर, स्फीयर के अंदर, तो ये तुम्हारा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। फिर लिंकेज होता है जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एम्बिडेंटेड लिगेंड हो, पता है ना, एक से ज्यादा डोनर साइट होता है बट एक टाइम पे एक ही यूज होती है, तो किस डोनर साइट से वो आ रहा है। जैसे यहाँ पे NO2 नाइट्रोजन डोनर साइट यूज कर रहा है, इधर ऑक्सीजन यूज कर रहा है, सेम कॉम्प्लेक्स है, डोनर साइट बदल ली, तो वो लिंकेज आइसोमेरिज्म है। ठीक है, नेक्स्ट इज द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो में तुम्हें देखना है, तुम्हें पता है केमिकल फॉर्मूला सब सेम होगा, स्पेशियल अरेंजमेंट, है ना, अरेंजमेंट कैसा है उनका स्पेस में वो अलग होता है। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल हमें देखना है, सीधे इसके टाइप्स याद रखना। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल में तुम देखो सिस और ट्रांसफॉर्म्स तुमको मिलेंगी, कहां कहां पर देखने को मिलेंगे, किस कॉम्प्लेक्स में, ऑब्जर्व्ड इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। अब स्क्वायर प्लेनर की कौन कौन से टाइप GI दिखाएंगे, सीधा लिख दिया है मैंने, इसको अपने नोट्स में ऐड कर लेना, बहुत क्विक रिवीजन हो जाएगा। अगर ये 3 टाइप मिले स्क्वायर प्लेनर में तो GI दिखाएंगे। ठीक है, Ma4 Ma3 भी नहीं दिखा पाएगा यार, क्योंकि इसमें सिस ट्रांस ही नहीं बन पाएगा, सिस ट्रांस कैसे बनेगा, है ना, लाइक दैट। तो इस केस को ध्यान रखना। ऑक्टाहेड्रल में ये वाले 3 टाइप्स दिखा पाएंगे GI, है ना। तो कॉम्प्लेक्स देखना, टाइप पहचान लेना, समझ जाना इसमें GI होगी, है ना। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है किसमें GI है किसमें नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा ड्रॉ करा सकता है और उनके IUPAC नाम पूछ सकता है। ठीक है, इनके अंदर नहीं होगी क्योंकि सिस ट्रांस बनेंगे ही नहीं,
है ना। लास्ट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो तुम्हें पता है सेम केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी है बट इनका एक्शन टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट अलग होता है ना। कोई रोटेट कर देता है, राइट। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को उन्होंने रोटेट कर दिया तो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, नहीं किया तो इनएक्टिव होते हैं, लाइक दैट, है ना। और वही हमें सिमेट्री एलिमेंट्स देखने होते हैं, पीओएस नहीं होना चाहिए, सीओएस नहीं होना चाहिए, एएओएस नहीं होना चाहिए, लाइक दैट, ठीक है। अब ये कहां पर दिखेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? टेट्राहेड्रल में और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ये नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता स्क्वायर प्लेनर में? क्योंकि वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री देखोगे तो उधर तुम्हें नहीं दिखेगा OI, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा स्क्वायर प्लेनर में। ओके कौन से हैं टेट्राहेड्रल में? सिर्फ MABCD टाइप का ही, जब मेटल के साथ चारों लिगेंड अलग होंगे, यही दिखाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अगर तुम ऑक्टाहेड्रल में बात करते हो, ऑक्टाहेड्रल में ये 5 टाइप्स तुमको दिखाएंगे, इनकी भी सिर्फ सिस फॉर्म, ट्रांसफॉर्म में सिमेट्री एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है, ड्रॉ करके देखना। तो इन टाइप्स को ध्यान रखना, अपने नोट्स के अंदर इसका एडिशन कर लो, कर लोगे? यस। चलो अब PYQs देखते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ तो चैप्टर का हमने रिवीजन किया, आप कुछ क्वेश्चंस देखो शिल्पी मैम के साथ, ध्यान देना, सॉल्व करना क्वेश्चंस को, राइट। चलो देखो आसान क्वेश्चन है, ये PYQs हैं सारे, है ना, प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं ऐसे क्वेश्चन है। पहला सवाल कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। बायो तो मैम हम करते नहीं है, सारे बच्चे बायो के नहीं होंगे आई गेस, है ना, मैथ्स के भी होंगे काफी स्टूडेंट्स। तो एनीवे देखो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रोटीन्स में जब स्टेबलाइज होता है तो वहां पर तुम्हारी होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो बचपन में भी किया हुआ है तुमने काफी ज्यादा, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन, एज सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था चैप्टर से रिलेटेड बट आया, ये सारे PYQs हैं, ठीक है, जो बोर्ड्स में पूछे गए हैं। विच कॉम्प्लेक्स आयन इज फॉर्म्ड व्हेन अनडीकम्पोज्ड सिल्वर ब्रोमाइड इज वॉश्ड विद हाइपो सॉल्यूशन इन फोटोग्राफी। बताओ कौन सा कॉम्प्लेक्स आयन बनता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो वहां पे तुम्हें सोडियम डाइथायोसल्फेटो अर्जेंटेट मिलता है, ठीक है। मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन भी अटैच किए पिछले सालों के, जो तुम डायरेक्ट क्वेश्चन देखकर रिवाइज कर सकते हो अभी, है ना। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि ज्यादा रिपीटेशन तुम्हें सेशन में देखने को ना मिले, तुम्हें हर क्वेश्चन नए टाइप का मिले, सारी जो थ्योरी मैम ने रिवाइज किया उसमें सब कुछ तुम्हारा कवर हो जाए रिवाइज होकर, और एक्स्ट्रा पॉइंट्स तुम क्वेश्चंस के थ्रू कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स तुमको मिलता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 एग्जांपल ऑफ लिगेंड्स व्हिच फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यूजफुल इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। यस, 2 ऐसे लिगेंड्स, देखो लैब में भी जाओगे तो तुम काफी सुनोगे EDTA के बारे में, है ना, ऐसे DMG के बारे में सुनोगे, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइन के ऊपर पेपर में स्ट्रक्चर पूछ चुका है पहले, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर बनाना। ओके तो ध्यान रखना इसको, इनको देख लेना एक बार, कितनी डोनेटिंग साइट है ना, डेंसिटी कितनी है, वो सब ध्यान में रखना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स एंड व्हाई। इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है और क्यों? तो क्या तुम हाइब्रिडाइजेशन चेक करना चाहोगे या फिर तुम स्ट्रक्चर देख लो? देखो पहले तो लिगेंड देखो, यहाँ पर अमीन है, डेंसिटी 1 होती है इसकी, इथाइलिन डायमीन की 2 होती है, बाइडेंटेट है ये, है ना। तो यहाँ पर बाइडेंटेट है, कोबाल्ट के साथ तुम्हें 3 दिख रहे हैं ये, है ना, 3 तुम्हें बाइडेंटेट लिगेंड दिख रहे हैं, तो किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी सोचो। यस, किलेशन के बारे में सोचो, किलेशन, क्या रिंग फॉर्मेशन हो रहा है किसी कॉम्प्लेक्स में? क्या इसमें तुम लोग देख सकते हो? बताओ। यस, सोचो सोचो, कितने मेंबर की रिंग बनेगी? 1 2 3 4 5, है ना। यहाँ पे हो पाएगा किलेशन? NH3 के केस में नहीं हो पाएगा, है ना। तो तुम्हारा ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इथाइलिन डायमीन है, जिसमें ज्यादा स्टेबल है क्योंकि किलेशन हो रहा है यहाँ पर, है ना, रिंग फॉर्मेशन से स्टेबिलिटी आ रही है। IUPAC नेम पूछ रहा है इस कॉम्प्लेक्स का, हेक्सा
अमीन, निकल पे देखो क्या निकल पॉजिटिव ही है ना, तो 8 लगाने की जरूरत नहीं है। और बाहर क्लोराइड, निकल पे अब तुम्हें चार्ज देखना है, ये तो न्यूट्रल है ना। बाहर 2 Cl लगाए हुए हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स पे 2 प्लस चार्ज है, वो कैसे आया होगा जब निकल पे +2 होगा, है ना। तो बोल सकते हैं हेक्सा अमीन निकल 2 क्लोराइड। इजी है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, देखो कितने आसान सवाल पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, तो तुम अच्छे से करो इसको, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय किलेट इफेक्ट, या किलेशन के बारे में पूछ सकते हैं। अभी मैम ने एग्जांपल दिया था, जब तुम्हारे पास एक बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड होता है जिसमें डोनर एटम्स इस तरह पोजीशनड होते हैं कि जब वो कोऑर्डिनेट करते हैं मेटल आयन से तो एक 5 मेंबर या 6 मेंबर की रिंग बनती है, इससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है कॉम्प्लेक्स की, है ना, यही तुम्हारा किलेशन कहलाता है। एग्जाम्पल देखा है पीछे। राइट द आईयूपैक नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, है ना, लाइक दैट, तो ये भी आसान है, हेक्सा अमीन, और ये CO का C बड़ा है, O छोटा है। लाइक दैट कर लोगे, सिंपल है। हेक्सा अमीन कोबाल्ट पे चार्ज निकालो, 3 आएगा, देखो ये न्यूट्रल है, कॉम्प्लेक्स पे 3 प्लस है, तो इसी की वजह से आया है कोबाल्ट की, है ना। नेक्स्ट, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इजी है ये भी। क्या यहाँ पर 8 आएगा निकल के पीछे? बिल्कुल आएगा, क्योंकि नेगेटिव है ना। तो देखो ध्यान देना, तो टेट्रा क्लोराइडो है ना, 4 Cl है, निकल अब 8 लगाना पड़ेगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे सॉरी नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव है ना, तो 8 लगाया। अब चार्ज देखो निकल पे कितना है, 4 Cl की वजह से -4 आया है ना, तो इस पे +2 होगा निकल पे, तभी तो ओवरऑल -2 आया है। एक्स लेकर भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाई आर लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस नॉट फॉर्म्ड। लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्यों नहीं बनते हैं? पॉसिबिलिटी है, नहीं, रियरली, क्योंकि ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बहुत ज्यादा लार्ज होती है ना, फॉर फोर्स पेयरिंग, इजंट इट। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस रियरली ऑब्जर्व होंगे टेट्राहेड्रल में, क्यों? क्योंकि उनकी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जीज आर सफिशिएंटली लार्ज फॉर फोर्सिंग द पेयरिंग, है ना, तो पेयरिंग फोर्सफुली नहीं कराई जाती लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन कहेगा मैं कूद जाता हूं। IUPAC नेम बताइए इस कॉम्प्लेक्स का। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। अब देखो 2 लिगेंड है, क्लोराइडो है और इथाइलिन डायमीन है, एक C से शुरू होता है, एक E से, तो C से करेंगे पहले, डाई क्लोराइडो है ना, फिर इथाइलिन डायमीन है, इसके लिए लोगे, है ना, बिस लगा सकते हो, फिर कोबाल्ट, ठीक है, सिंपल। सो डाई क्लोराइडो बिस इथाइलिन डायमीन, कोबाल्ट 3 होगा चार्ज और आयन। कर सकते हो बिल्कुल, है ना। चार्ज कैसे आया देखो, कॉम्प्लेक्स पे तो प्लस चार्ज है, ये न्यूट्रल होता है, 2 Cl पे -2, तो कोबाल्ट पे 3 होगा, तभी कॉम्प्लेक्स पे +1 आया, 3 में से 2 गया, 1 बचा। ऐसे सीधा निकाल सकते हो, सीधे में प्रॉब्लम है तो एक्स लेकर कर लो, तुम्हारी श्रद्धा है कैसे करना है, ठीक है। ये सब PYQs है। राइट आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, ये तो कर लिया अभी हमने पीछे। ये क्वेश्चन देखो अच्छा है, इंपॉर्टेंट। एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक है जबकि दूसरा वीकली पैरामैग्नेटिक है, एक्सप्लेन करिए। तो पहले तो देखो भाई लीगेंड का डिफरेंस, वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, है ना, तो दोनों केसेस में आयरन तो सेम है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ है, कॉन्फ़िगरेशन ये है। जब Cn नेगेटिव आता है तो 3D इलेक्ट्रॉन ये बोलेगा मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हूं भाई, मैं तो पेयरिंग कराऊंगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर अप करेंगे। इलेक्ट्रॉन जब पेयर अप करेंगे, है ना, तो वहां पर सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, देखो
राइट। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5, हमें कितना डी खाली कराने हैं, 2 चाहिए, 1 2 3 है ना, 5, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ। तो देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बचा, 2 डी खाली हो गए हैं, है ना। तो ऊपर का ये 2 डी और फिर s और p लेकर D2sp3 बनेगा, है ना। D2sp3 बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और वीकली पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जबकि जब वाटर आएगा, है ना, वो वीक लिगेंड है, H2O वीक फील्ड लिगेंड है, वहां पे 3D के इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप नहीं होंगे, तो वहां पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं तुम्हें, कितने, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, है ना। स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक मतलब उसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वीकली पैरामैग्नेटिक मतलब उसमें कम है, लाइक दैट। तो लिगेंड का फर्क आया होगा तभी ऐसा हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो IUPAC नेम बताना है। अब वही 2 लिगेंड्स, ये क्लोराइडो है, ये अमीन है, पेंटा अमीन। तो पेंटा अमीन को पहले लिखोगे, पेंटा अमीन क्लोराइडो कोबाल्ट, है ना, फिर उसका जो भी चार्ज होगा देखकर आयोन, ठीक है। कितना चार्ज होगा, एक Cl पे -1 है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर +2 आया होगा जब कोबाल्ट, कोबाल्ट में O छोटा आएगा, कोबाल्ट जब +3 होगा, देख सकते हो। फिर फॉर्मूला पूछा है आपसे, तो ये देखो पेंटा अमीन क्लोराइडो कोबाल्ट 3 आयोन। फॉर्मूला पूछा है कॉम्प्लेक्स का, है ना, पोटेशियम टेट्रा क्लोराइडो निकलेट। तो पोटेशियम टेट्रा मतलब 4, है ना। देखो पोटेशियम है तो पहले एक ही पोटेशियम लगा दो, तुम्हें नहीं पता कितने हैं, ठीक है। टेट्रा क्लोराइडो निकलेट, ओके। अब यहाँ पे निकल पे बताया +2 का चार्ज है, +2 का है, तो कॉम्प्लेक्स पे कितना होगा, माइनस चार्ज, +2 माइनस का 2 है, तो बाहर 2 पोटेशियम आए होंगे उसको न्यूट्रल करने के लिए, है ना। तो ये बनेगा, इजी है ना। ओके, राइट। व्हेन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज मिक्स्ड विद सिल्वर नाइट्रेट, 3 मोल सिल्वर क्लोराइड आर प्रेसिपिटेटेड पर मोल। सिखाया था अभी, 3 मोल प्रेसिपिटेट हुए हैं, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कितने होंगे Cl भाई, 3 होंगे। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख दोगे और अब IUPAC बता दो, बता सकते हो, है ना। हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, सारे रूल्स बता दिए हैं, तो क्वेश्चंस को कर लेना आराम से, ठीक है। चलिए, सो आज के सेशन के लिए इतना ही करते हैं, हम कोऑर्डिनेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। हम रिवाइज कर चुके हैं थ्योरी चैप्टर का और फिर क्वेश्चंस कुछ पिछले साल जो सवाल आए थे पिछले कुछ सालों में। तो अगर आपको और डिटेल में वीडियोस चाहिए हर एक चैप्टर के ऊपर, तो मेरा आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ वीडियो को, चैनल को शेयर करो, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आपके लिए सेशंस और सीरीज को प्लान कर सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच आज की क्लास अटेंड करने के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ। टेक केयर, बाय, सी या।